Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर 1 में आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेंचुरियन असाइनमेंट फॉर क्लास 12 CBSE एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए जरा अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। So my dear students, here we present you Centurion assignment with most expected question for class 12th mathematics. This assignment has been prepared by OP Gupta. That's me. I am running my coaching classes at the OP Gupta Advanced Math Classes, Think Academy, Najafgarh. For any reference related to joining our coaching classes, anyone can contact on the given WhatsApp number. Also, anyone can watch our free lectures on the YouTube channel like the way you are watching this lecture. So now without wasting much time, let's start the discussion of this Centurion assignment. This is lecture 1 as you have been already told. तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, what it says. इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर पता चल गया। ऑर्डर को नॉर्मली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी गिवन है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले यहां पर इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, क्योंकि इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिक्लेयर करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो हमें गिवन है और हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के लिए यहां पर क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों, समझे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर ये हो जाएगा 3 - 1, यानी ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। ऑल दैट इज इक्वल टू 144। यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इट विल बी +-12। तो यहां पर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, चेक करो, इट विल बी +-12। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर हम कौन से वाले ऑप्शन को मार्क करेंगे, आप चेक करिए, ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज इट से। यहां पर हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है विच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। वेल, अगर आपको याद हो तो किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक तभी कहते हैं जब वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। अब या तो यहां पर तुम ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालो और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट भी लगेगा, या तो ऐसे कर लो, या फिर इसी से हमें एक रिलेशन और मिलता है, ए आई जे इज इक्वल टू -AJI, समझे। तो अगर इसकी हेल्प से यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहां पर इस एलिमेंट पे फोकस करना। ये एलिमेंट कहां प्रेजेंट है बच्चों, दिस एलिमेंट इज इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 विल बी इक्वल टू -A21। A12 यानी x+2 है इसकी वैल्यू, और A21 क्या है, इस एलिमेंट को देखिए क्या है ये। सो दिस इज 2x - 3। यहां पर ब्रैकेट खोलोगे तो x+2 विल बी इक्वल टू -2x प्लस में 3, साइड चेंज करो, x+2x यानी 3x, 3 - 2 यानी 1, यानी x की वैल्यू आपको मिल रही होगी 1/3। 1/3 यानी ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है बच्चों। यहां पर हमें एक फंक्शन y गिवन है और हमें dy/dx निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो बच्चों तो सीकेंट x प्लस 10x को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सीकेंट x कैन बी रिटन लाइक दिस, और 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब यहां से जैसे ही हम एलसीएम लेंगे सो इट विल बी 1 + sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब 1 + sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + sin x कैन बी रिटन एज cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर ओपन करके देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 + sin x ही आएगा। मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है cos x विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब डिनोमिनेटर में तुम a + b a - b वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फाइनली आपको मिलेगा cos x/2 प्लस sin x/2 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा cos x/2 माइनस sin x/2। इस पूरे में, यानी इस पूरे में अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही
cos x बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 10x बाई 2 इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10x बाई 2। नाउ कैन वी राइट इट लाइक 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। 10a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाइए और आपको ध्यान होना चाहिए कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो बस आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने तो सही लिखा है, समझे। अब ये सारा काम मैंने सीकेंट एक्स प्लस 10x के लिए किया है क्योंकि इसे मैं अपने फंक्शन में यूज करूंगा। तो चलते हैं जरा अपने फंक्शन में। फंक्शन में क्या था बच्चों, y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो यहां पर आप इजीली y की वैल्यू लिख पाएंगे पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, जिसका डेरिवेटिव जैसे ही आप करोगे तो dy अपॉन dx क्या मिलेगा, पाई बाई 4 का 0, x बाई 2 का 1 बाई 2। यानी ऑप्शन बी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर हमें ये फंक्शन दे रखा है विच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो ये तो हम कंक्लूजन लिख लेंगे यहां पर क्योंकि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब इसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान से फंक्शन की डेफिनेशन को देखिए, जब x की जगह 0 है तो f ऑफ 0 की वैल्यू k दे रखी है। तो यहां पर इस वाली कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग कहेंगे k इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस 0 फॉर द फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब यहां पर न्यूमरेटर में आप ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2a दैट इज 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। तो ये बन जाएगा 2x इस तरीके से। अब यहां पर हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। समझे कि नहीं, जो भी एंगल है ना उसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन का यहां पर स्क्वायर है। तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरीके से, तो ये बन गया 4x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में था 8x स्क्वायर, यानी आप चाहो तो इसे ऐसे करके लिख दो। कुछ समझे कि नहीं, क्लियर है। अब ये वाला 2 और ये वाला डिनोमिनेटर में 2 तो कैंसिल हो जाएगा। मोर ओवर क्योंकि x का लिमिट 0 है सो 2x का लिमिट भी तो 0 होगा। तो बस यहां पर लिमिट फॉर्मूले की हेल्प से हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 1 स्क्वायर यानी 1 यानी ऑप्शन ए को चेक करिए, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, ये इंटीग्रेशन का प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ना वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा केस बन जाता है जब इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है, समझे बच्चों। लेकिन यहां पर बेसिकली हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखना, आपको दिया गया है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैं ब्रैकेट के अंदर वाले कंटेंट को देख रहा हूं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है सिर्फ उसी को देख रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर मैं लिखूं x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही तुम एलसीएम ब्रेक करोगे तो तुम्हें क्या कुछ ऐसा मिलने वाला है या नहीं, एक बार ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, और अगर आप लोग समझ गए हो तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, मैं साइड में लिख के बता रहा हूं कि यहां पर फंक्शन का काम तो ये भाई साहब करेंगे और इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो f डैश x की वैल्यू आएगी -1 ओवर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। समझे, यानी यहां पर फंक्शन क्या है और डेरिवेटिव क्या है आपको पता चल गया होगा। बस अब इसकी हेल्प से और ये फॉर्मूला लगाते हुए अपना आंसर डिक्लेयर कर दो। मतलब e टू द पावर x इंटू फंक्शन, यानी 1 अपॉन x प्लस 4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस चीज को ढूंढो, कहां पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 ये रहा आपके पास। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर में e की पावर -x आपको दिख रहा है ना,
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समझे कि नहीं। तो यहां पर इसको पकड़ो और डिनोमिनेटर में जो e की पावर माइनस एक्स है उसे आप लिखो 1 अपॉन e की पावर x। ऊपर तो dx पहले से ही है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर बनेगा e की पावर x इंटू e की पावर x, यानी e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, जिसे आप उल्टा करेंगे तो ये ऊपर जाके बैठ जाएगा। अब यहां पर तुम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, e की पावर x को t मानो तो ये बनेगा e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी। बस इसे अपने क्वेश्चन में यूज करो, मतलब न्यूमरेटर में dt और नीचे e की पावर 2x है ना, e की पावर 2x को आप देखो इस तरीके से लिख सकते हो या नहीं। और जब ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। यहां पर आपने क्या किया था, जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको देख लो। तो यहां डिनोमिनेटर में अपने क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से मिल जाएगा आपको। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t क्या था बच्चों, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था। तो बस आपके पास आंसर तो आ चुका है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन को देखिए, करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 ये रहा बच्चों। अब ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में से है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, द सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट 13 एंड 1, यानी सबसे पहले 13 और 1 जो एलिमेंट आपको इस डिटर्मिनेंट में दिख रहे हैं इनके कोफैक्टर्स लिखिए, फिर उनका सम निकालना है। तो ये 13 वाला एलिमेंट यहां प्रेजेंट है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर बनेगा देखो इस तरीके से। फिर एलिमेंट 1 कहां पर है, ये प्रेजेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका हम कोफैक्टर जब निकालेंगे तो यहां पर जब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो यहां पर 10, यहां 2, यहां पर 9 और यहां पर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 20 माइनस 18, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। चेक करके देखो और ये पॉजिटिव ही रहेगा, समझे। -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, यही तो होता है कोफैक्टर, समझे बच्चों। अब a23 को निकालोगे तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि -1 की पावर 2 प्लस 3, समझ गए कि नहीं। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम में आप पहुंचो, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी यहां पर 10, यहां पर 19, यहां पर 9 और यहां पर 24। आप चेक करके देखिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 240, 19 9 जा 19 का टेबल 171 आ जाएगा बेसिकली ये। अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 69। चेक करके देखो, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, इन दोनों कोफैक्टर्स का सम निकालना है, यानी a22 प्लस a23, दैट मीन्स ये बनेगा 2 प्लस माइनस 69। आप यहां पर देख पा रहे होंगे आपका आंसर आएगा -67, यानी ऑप्शन सी को आप चेक करिए, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसे हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब रीराइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दोनों तरफ x log x से डिवाइड करने वाला हूं। x log x से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये ऐसा आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना बच्चों। इस तरीके से आपको मिलेगा, RHS में बनेगा 2 अपॉन x, x log x से इसको डिवाइड करोगे तो log x वाला कट जाएगा। अब इसे आप कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस वाली फॉर्म के साथ। टॉप में देख लो मैं लिख रहा हूं, इसके साथ कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर p ऑफ x की वैल्यू क्या है, सो दैट इज 1 ओवर x log x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब हम क्या करेंगे, e की पावर में ये जो फंक्शन p था ना इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन x log x और यहां पर dx। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप जैसे ही log x को t पुट करोगे बच्चों तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा dx अपॉन x यानी dt। अब इसे आप अपने इंटीग्रेशन फैक्टर में यूज करिए तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, e टू दी पावर में ये बनेगा dt अपॉन में t, दैट मीन्स आपको मिलेगा e टू दी पावर में log ऑफ t। आपने यहां पर t किसे माना था उसे याद रखना,
फिलहाल आपको ये t मिलेगा। यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आपको मिल चुकी है log x का मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी को आप चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही हो गया है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 ये रहा। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सबसे बड़े डेरिवेटिव टर्म को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑर्डर 2 आपको दिख रहा होगा, यानी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा, डबल डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx2। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट यानी पावर आपको दिख गया होगा जो कि 3 है। तो बस यही डिग्री हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब ऑप्शन बी को आप मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या है, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर गिवन रेस्पेक्टिवली इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप वेक्टर ए बी लिखो। जैसे ही वेक्टर ए बी लिखोगे तो ये रहा बी का पोजीशन वेक्टर और ये रहा ए का पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर आपको मिलेगा 2i कैप, ध्यान से देखना, ये बनेगा 4 माइनस एक्स जे कैप। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पर 7k माइनस 3k यानी प्लस में ये बन जाएगा 4k कैप। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू राइट वेक्टर ए सी। यहां पर सी का भी पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो ये बनेगा y माइनस 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप और यहां पर एक्स जे कैप आपको दिख रहा होगा, मतलब ये बनेगा माइनस 2 माइनस एक्स जे कैप, फिर माइनस 5k कैप और ये बन जाएगा माइनस 3k कैप, यानी फाइनली हो जाएगा माइनस 8k कैप। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी सी आर कोलिनियर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी भी तो कोलिनियर होंगे, ये भी तो कोलिनियर होंगे बच्चों। और कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेंगे, मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज को हम प्रोपोर्शनल रख लेंगे, तो बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब ये कि वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियो को लिखना शुरू कर दो। वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब वेक्टर ए सी को पकड़ो, तो यहां पर y माइनस 1 ये बनेगा माइनस 2 माइनस एक्स, ये बनेगा माइनस 8। ठीक है बच्चों, यहां पर हम कंसीडर करने वाले हैं पहले वाला और लास्ट वाला, यानी 2 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स 4 अपॉन माइनस 8, यानी ये क्या बनेगा 2 अपॉन वाई माइनस 1। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा y माइनस 1 इक्वल्स माइनस 4, यानी y की वैल्यू आएगी 1 माइनस 4 यानी माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मिडिल वाला और लास्ट वाले को हम कंसीडर कर लेंगे, यानी मैं क्या करने वाला हूं 4 माइनस एक्स अपॉन माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल्स 4 अपॉन माइनस 8। तो ये बनेगा आपका, ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा, यहां पर इसको लिख लो x माइनस 4, मतलब न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लो और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लो, मतलब आपको फाइनली ऐसा मिलेगा, और यहां पर ये 1 अपॉन माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, तो ये बनेगा माइनस 2x प्लस में 8, चेक करके देखो, नाउ दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 2। यहां से आप साइड चेंज करेंगे तो x प्लस 2x यानी 3x, 8 माइनस 2 यानी 6, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको x, y की वैल्यू निकालनी है, तो x, y की वैल्यू मतलब 2, माइनस 3, 2, माइनस 3, यानी ऑप्शन ए को आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या है, यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरीके से गिवन है कि इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी यहां पर आपको दिख रही होगी। इनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है -1 के इक्वल। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ निकालते हैं, तो हमको तो ये वाला फॉर्मूला आता ही है। यहां पर इसकी वैल्यू है -1, ये है √2, ये भी है √2, और cos थीटा यहां पर आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल थीटा ही तो आपको निकालना है। तो यहां से फाइनली बनेगा cos थीटा इक्वल्स -1/2। अब cos थीटा की वैल्यू -1/2 का मतलब ये हुआ कि थीटा हो जाएगा
2 पाई अपॉन 3, जिसे आप 120 डिग्री भी लिख सकते हो। 2 पाई अपॉन 3 का मतलब ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन 11 आप चेक कर सकते हो, ये सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि आपको अगले पेज पे मिल जाएगा। इसमें क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। दैट मीन्स यहां पर ये आपका फर्स्ट डायगोनल वेक्टर है, इसे मैं D1 बोल देता हूं, और ये आपका सेकंड डायगोनल वाला वेक्टर है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब आप लिखेंगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, हाफ, यहां पर हम मैग्नीट्यूड लेंगे D1 क्रॉस D2, समझे। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर D1 वेक्टर और D2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो यहां पर आप लिखो I कैप, J कैप, K कैप, डिटर्मिनेंट बनाना शुरू हो गया मैं। D1 वेक्टर मतलब यहां 3 1 -2, यहां पर ये 1 -3 4 आएगा। इसे हम कैलकुलेट करते हैं जरा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 4 - 6 यानी -2 I कैप, फिर माइनस J कैप आता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 4 3 12, प्लस में 2 यानी 14, यानी -14 J कैप। फिर इसके बाद K कैप एज इट इज आएगा, मतलब ये बनेगा -9 -1 यानी -10 K कैप। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लेके आना पड़ेगा जब हम एरिया लिखेंगे पैरेललोग्राम का। तो यहां पर हाफ पहले से ही है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर यानी 4, -14 का स्क्वायर यानी 196, और यहां पर -10 का स्क्वायर यानी 100। ये बनेगा आपका 200 प्लस 100 यानी 300, यानी 1/2। यहां पर 3 × 100 लिख लो अंडर रूट के अंदर। तो यहां पर आपको ये 100 का रूट 10 बाहर मिलेगा, 10/2 यानी 5 अंडर रूट 3। अब जैसा कि हमें पता है कि ये तो एरिया है, तो यहां पर स्क्वायर यूनिट्स लिख दो। ठीक है, तो 5√3 का मतलब ऑप्शन बी को एक बार आप चेक करिए, ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल π/3 एंड π/4 विद x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब ये वाला एंगल अल्फा हो गया, x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना है। फिर बीटा वाला एंगल कौन सा बनेगा बच्चों, जो कि y एक्सिस के साथ में बनेगा। तो आपको यहां पर एक्यूट एंगल गामा निकालने के लिए बोला गया है, जो कि ये लाइन x एक्सिस के साथ में बना रहा होगा। तो हम यहां पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, क्या होगा, तो 1 होगा। cos स्क्वायर अल्फा यानी cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर बीटा यानी cos स्क्वायर π/4 और cos स्क्वायर गामा एज इट इज रहेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। cos π/3 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, cos π/4 यानी 1/√2, उसका स्क्वायर भी होगा, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा एज इट इज। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इन दोनों को आप देखिए तो ये बनेगा 3/4, यानी 1 - 3/4 आप कर सकते हैं, साइड चेंज करके देख लो, 1 - 3/4 दैट मीन्स इट इज 1/4। तो यहां से आपको cos गामा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, इट विल बी +-1/2, लेकिन हम सिर्फ +1/2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपसे एक्यूट एंगल पूछा गया है। तो यहां पर आपको गामा की वैल्यू मिलती हुई दिख जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा π/3, यानी ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको आप मार्क कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 ये रहा बच्चों, इसमें क्या बोला हुआ है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 7 ग्रीन एंड 4 व्हाइट बॉल्स। दैट मीन्स यहां पर टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल आपके 16 बॉल्स हो गए। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बॉल निकालकर अपने पास ही रख लेना है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी हर एक बॉल के ड्रॉ के बाद नंबर ऑफ बॉल्स आपके बैग में कम होती जाएंगी। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट ग्रीन एंड ग्रीन रेस्पेक्टिवली, यानी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है व्हाइट ग्रीन एंड ग्रीन की। तो पहला बॉल अगर व्हाइट होगा तो ये 4 में से आएगा, टोटल 16 में से आएगा। अगला बॉल अगर ग्रीन होगा तो ये 7 में से आएगा, लेकिन टोटल 15 में से आएगा।
अगला बॉल फिर से ग्रीन होगा तो अब ये 6 में से आएगा और टोटल 14 में से आएगा बच्चों, समझे? क्योंकि यहां पर जब आप 3 बॉल्स निकाल रहे हो तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, यहां पर आप पढ़ लो, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर ये 4 4 जा 16 यानी 1/4 हो जाएगा, 7 2 जा 14 यानी यहां पर 2 आएगा, ऊपर 6 तो है ही और ये 1/15 अब ऐसे बचेगा, ठीक है। आगे भी सिंप्लीफाई होगा ये, यहां पर 2 से इसको कैंसिल करो तो ये 2 3 जा यहां पर 3 होगा, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 बनेगा यानी 1/4 और यहां पर 5 यानी ये क्या हो जाएगा 1/20 यानी ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने मार्क कर दिया है, क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है बच्चों? कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर गिवन 0,2 3,0 6,0 6,8 एंड 0,5। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपको गिवन है किसी एलपीपी के फिजिबल रीजन के लिए। आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे रखा है, दैट इज f इक्वल टू 4x प्लस 6y, और यहां पर आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ f अकर्स एट, यानी f की मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी हमको ये बताना है। तो चलो यहां पर काम शुरू करते हैं। f की वैल्यू सबसे पहले 0,2 पे हम निकालते हैं, इसके बाद f की वैल्यू हम निकालेंगे 3,0 पे, फिर f की वैल्यू हम 6,0 पे भी निकालेंगे, फिर f की वैल्यू 6,8 पे भी निकलेगी, फिर f की वैल्यू हमें 0,5 पे भी निकालनी होगी बच्चों, ठीक है। तो 0,2 पे निकालेंगे यानी x की जगह 0 और y की जगह 2 यहां पर डाल दो तो ये बन जाएगा आपका 12, चेक करके देखो। फिर 3,0 मतलब ये हो जाएगा 12, फिर 6,0 तो ये बनेगा 24, फिर इसके बाद 6,8 यानी ये बनेगा 24 प्लस 6 इंटू 8 यानी 48 यानी ये हो जाएगा 72, फिर 0,5 यानी 30। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये दोनों मिनिमम वैल्यू हैं आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन f के लिए। अब क्योंकि यहां पर 0,2 एंड 3,0 इन दोनों ही पॉइंट्स पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेम मिनिमम वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इस पूरे लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेम मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। यानी मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ की मिनिमम वैल्यू सेम आएगी यानी 12 आएगी। अब यहां पर गिवन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं ताकि हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर पाएं। तो यहां पर ऑप्शंस में क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ अकर्स एट ऑप्शन ए 0,2, ये तो सही है, लेकिन रुको तो सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। ऑप्शन बी में 3,0, ये भी सही है बच्चों। ऑप्शन सी में कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,2 एंड 3,0, ये बात भी सही है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अगर ऑप्शन ए बी और सी को देखोगे तो ये सब सही लिखा हुआ है लेकिन सफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है ये, क्योंकि ऑप्शन डी में अगर आप ध्यान से पढ़ें बच्चों तो वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ f विल अकर एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0,2 एंड 3,0। तो यहां पर मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, इसी को हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोगों ने सेंचुरियन असाइनमेंट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।